गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस चैनल। प्रैक्टिस सेट की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है, स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की प्रैक्टिस सेट में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। प्रैक्टिस सेट का आज हमारे पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है और अकाउंटेंसी में जो हमारी बिज़नेस के स्वामी की यानी कि बिज़नेस के मालिक की और बिज़नेस की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि एक व्यवसाय के प्रति एक मालिक का जो अस्तित्व होता है, एक ऑनरशिप जो होती है वो उससे अलग होती है। ठीक है, वो अपने बिज़नेस के लिए एक क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है, और बिज़नेस में जो उसने पूंजी इन्वेस्ट की है वो बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, दायित्व होती है। तो इस तरीके की जो लेखांकन सिद्धांत के स्वामी एवं प्रबंध के अंदर को जो प्रदर्शित करती है वो किस अवधारणा के अनुसार है, या इस अंतर किए हुए प्रदर्शित को, या जो ये अंतर प्रदर्शित करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है। लेखांकन प्रमाप हमारे इंडिया में जो है नियर अबाउट अपने 32 दिए गए हैं, जो 1 से लेकर 32 तक हैं, और इसको आप 11th की बुक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी एलटी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आराम से मिल जाते हैं। तो लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है, तो लेखांकन प्रमाप 19 का जो संबंध होता है वो अपने पट्टे से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अमूर्त संपत्तियों की जहाँ तक बात है, एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये अपनी जो है लेखांकन प्रमाप 26 से रिलेटेड हो जाएगा। कितने किससे हो जाएगा, लेखांकन प्रमाप 26। और यही अस्थाई संपत्ति के बारे में अगर बात होती तो लेखांकन प्रमाप 10 की बात हो सकती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में क्या सत्य है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकाउंटेंसी में जो फ्यूचर को ले करके, यानी कि फ्यूचर को ले करके हम अपने बिजनेस में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस में होने वाला अगर लॉस भी, अगर गुंजाइश भी बन जाती है लॉस होने की, नुकसान होने की, तो उसकी भरपाई हम या उसका रिकवर हम आसानी से कर सकें। तो ऑप्शन में हमारा देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि भविष्य की हानियों को ध्यान में लेना। दूसरा ऑप्शन है कि भविष्य के लाभों को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 3 है कि अशोध ऋणों को ध्यान में रखना। और ऑप्शन नंबर डी है कि स्कंद तथा मूल्य ह्रास को ध्यान में रखना। ठीक है, तो लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न क्या सत्य है। तो इसमें हमारी जो बात सत्य है वो ये है कि भविष्य की हानियों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। हमको ये अंदाज़ा और पता लगाना होता है कि आने वाले दिनों में हमारे बिजनेस में कुछ अगर नुकसान होने वाला है तो उसका पहले से ही हमको प्रोविज़न बना लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आप देखते जाइए, चैनल को सपोर्ट करते जाइए और कॉपी और नोट्स अपना बना लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए लाभदायक हो, बेनिफिट आपको इसका आप लेते रहे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस चैनल को आप सपोर्ट करते रहो। अगला क्वेश्चन है कि द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखन करने के प्रणाली को क्या कहा जाता है। यानी कि द्विपहलू का मतलब डबल एंट्री सिस्टम या द्विपक्षीय अवधारणा की बात कर रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में आधार पर लेन देन को लेखन करने के लिए, अकाउंटिंग में उसकी अकाउंटिंग करने के लिए उस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है डबल एंट्री सिस्टम में, तो उसको हम नाम से जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर होगा, जबकि बहुत सारे लोग जो है ये दोहरा खाता प्रणाली को सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी बात सरासर गलत है। ठीक है, द्विपक्षीय अवधारणा हमारी दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है, जिसके इन्वेंटर और जिसको ईजाद किया था अपने लुकास पैसियोली ने। ठीक है, 1494 में इनकी पुस्तक आई थी, द स्क्रिप्चर्स के नाम से कुछ ऐसे करके थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, 5 कह रहा है हमारा,
कि एक जनरल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट कहलाते हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मोहन को हमने पैसा दिया तो मोहन अपना क्या हो गया, पैसा पाने वाला हो गया, तो ये अपना डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद मोहन को हमने कुछ डिस्काउंट भी दे दिया है तो ये हमारा बिजनेस का एक लॉस है तो इसको भी हमने डेबिट कर दिया है। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो यानी को मोहन को हमने पैसा दिया है, उसको कुछ प्रतिशत की दर से डिस्काउंट भी दिया है, तो ये हमारी एक कंप्लीट जनरल एंट्री हुई। तो अब इसमें एक खाता, दो खाता, तीन खाता, यानी कि तीन खाते इस जनरल एंट्री में प्रभावित हो रहे हैं। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि एक जनरल प्रविष्टि में जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है जॉइंट एंट्री, यानी कि संयुक्त प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें टी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है कि बही खाते का उद्देश्य क्या है। कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप सबसे मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। बही खाते का उद्देश्य क्या होता है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि लेन देन का वर्गीकरण करना, ठीक है, ये भी होता है कि अलग अलग खातों को रखना होता है। लेन देन का समूहीकरण करना, ये भी एक बात करेक्ट है कि जब हम लेजर बनाते हैं तो एक खाते में जितने भी लेन देन हुए रहते हैं उनका अलग अलग हम समूह ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद है कि प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना, ये भी बात सही है कि प्रत्येक खाता बनाने के बाद उसका हम बैलेंस निकालते हैं, सीडी बीडी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों उद्देश्य हमारे बही खाते में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि नहीं को आप पहले अपने संज्ञान में लीजिए, ठीक है। नहीं को पहले आप अपने संज्ञान में लीजिए, और संज्ञान में मेरे लेने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप ये ढूंढिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए सही वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ एवं हानि का वितरण समान अनुपात में होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लाभ और हानि साझेदारी संलेख हमारे पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है अगर फर्म में, तो होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम इक्वली बांटेंगे, ठीक है। ये बात तो हमारी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है कि अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। ये भी बात एकदम 100% की सही है कि एक नाबालिग साझेदार को फर्म में केवल और केवल लाभ के लिए ही हिस्सेदार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है कि साझेदारों के बीच संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है। ये भी बात हमारी करेक्ट है कि साझेदारों के बीच जो हमारा रिलेशन होता है वो साझेदारी संलेख के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब देखिए कितनी आसानी हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अपना कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए फ्रेंड्स कि हाँ ये तीनों ऑप्शन हमने जो सेलेक्ट किए हैं ये तीन की तीनों 100% सही है। चौथे ऑप्शन को आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको वैसे ही सही कर दो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है चौथा, आप उसको भी देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है चौथा कि साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बिजनेस में एकाकी व्यापार और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि अपने इच्छा पर डिपेंड करता है, अपनी ख्वाहिश पर डिपेंड करता है, अपनी एम्बिशन होती है कि चाहे तो हम कराएं और ना चाहे तो न कराएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी व्यक्ति को यहाँ पे वृद्धि को क्रेडिट किया जाना था। ये व्यक्ति नहीं रहेगा, ये आपका वृद्धि रहेगा, ठीक है। तो नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करे, या उसकी एक्सपायरी हो गई, या वो रिटायरमेंट ले लिया है, ऐसी कोई भी कंडीशन सिचुएशन हमारे सामने आ जाए जो कंडीशन में ये आए कि पार्टनर आ रहा है चाहे तो वो जा रहा है, तो उसके लिए एक ही अकाउंट बनता है, लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता। ये दोनों खाते सेम होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो एक बात क्लियर हो गई आपको। अब कह रहा है कि भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है तो उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे। तो जब भी हमारे किसी भी एसेट्स में लायबिलिटी में वृद्धि जो हो जाएगी तो उसको पुनर्मूल्यांकन खाते में हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और जब कमी आएगी तो पुनर्मूल्यांकन खाते में उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। तो इसमें अब ऑप्शन देख लीजिए, इसमें भवन खाते का कोई काम ही नहीं है अपना,
लाभ हानि खाते का कोई काम नहीं है, साझेदार के पूंजी खाते की तो कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्मूल्यांकन खाता ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट करके एक बार बता भी दिया करो, ठीक है। क्वेश्चंस आपके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है। गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है, आइए ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सीमित अधिकार वाला साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, निर्दालु साझेदार, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो गत्यारोध द्वारा साझेदार एक प्रकार का ऐसा साझेदार होता है जो विशेष परिस्थितियों में बनाया जाता है, यानी कि पार्टनरशिप में वो पार्टनर नहीं होता है, बट अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि किसी को पार्टनर बना लेने से हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, तो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लेते हैं, और जैसे ही हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म से और अपनी मर्जी से चाहें तो उसको कुछ पैसे वगैरह दे करके मसले का हल करा के यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में गत्यारोध साझेदार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है, जिस खाते में डेबिट किया गया है वह है। तो आइए देख लेते हैं क्या है इसमें कि फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा भी नहीं किया गया है, तो जिस खाते में उसको डेबिट किया जाता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है कि साझेदारों के पूंजी खाता, दूसरा है कि लेखा नहीं किया गया है, लेखा नहीं किया गया खाता, तीसरा है वसूली खाता, और डी हमारा ऑप्शन आ रहा है इनमें से कोई नहीं। चूंकि फर्म के विघटन की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है, तो फर्म के विघटन के बाद जो भी हम खाता बनाते हैं, सबसे पहला अकाउंट हमारा होता है वसूली खाता, ठीक है। तो वसूली खाता में ही इसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, 11th है कि गार्नर बनाम मरे का मामला साझेदारों में निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने में संबंध रखता है। तो गार्नर बनाम मरे का मामला साझेदारों में निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने के में संबंध रखता है। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वो गार्नर बनाम मरे का जो विवाद हुआ था, जिसमें थर्ड वाला पार्टनर दिवालिया हो गया था, जिसमें इन दोनों पार्टनर ने मिल करके उनकी भरपाई की थी, तो उनका जो मसले का निपटारा हुआ था, तो जज ने किस तरीके से उस मसले को समझाने के लिए आदेश दिया था। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के मृत्यु पर, साझेदार के दिवालिया हो जाने पर। तो उसमें जो मसला हुआ था, जो आदेश आया था, साझेदारों के पूंजी के अनुपात में उनको भरपाई करनी थी, लेकिन वो मसला एक्चुअली में आया किस लिए था, वो इसीलिए आया था कि उसमें जो थर्ड वाला पार्टनर था वो क्या हो गया था, वो दिवालिया हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अगला है कि न्यूनतम अंश आवेदन की राशि होती है अंशों के। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूनतम अंश आवेदन की राशि होती है अंशों के। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार जो न्यूनतम अंशों की आवेदन की जो राशि है फ्रेंड्स, वो होती है 25%। पहले ये आवेदन जो है 5% हुआ करता था। तो संशोधन यानी चेंजिंग के बाद का अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि 25% हमारे न्यूनतम आवेदन की राशि अंशों के होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनी स्वीकृति है। यानी कि अगर कोई कंपनी प्रीफरेंस शेयर को इशू करती है और उसका रिडेम्पशन हो रहा है, उसका पेमेंट हो रहा है, तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है, विधि है जो कानूनी रूप से एक्सेप्ट है, स्वीकार्य है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। समता अंशों का निर्गमन करके, ऋण पत्रों का निर्गमन करके, कंपनी की अस्थायी संपत्तियों का विग्रह करके, और सार्वजनिक निक्षेप करके।
तो उसकी जो कानूनी स्वीकृति है वो ये है कि कंपनी चाहे तो अपने समता अंशों का निर्गमन करके पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर सकती है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं ये कंपनी के बाहरी पक्ष के होते हैं। इनको कंपनी की नीतियों से, कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी किसी भी दशा में पहले अपने प्रॉफिट को नहीं ले सकती जब तक कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर्स को उसका भुगतान नहीं कर देती। उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने लिए अपना प्रॉफिट रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसमें विपरीत प्रविष्टियां होती हैं। विपरीत का मतलब हुआ उल्टा, अपोजिट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कैश बुक है या रोकड़ पुस्तक है या लेजर है या जनरल एंट्री है कि जिसमें विपरीत प्रविष्टियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है साधारण रोकड़ पुस्तक में, ऑप्शन नंबर बी है खुदरा रोकड़ पुस्तक में, ऑप्शन नंबर सी है 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में, ऑप्शन नंबर डी है सभी रोकड़ पुस्तक में। तो निम्नलिखित में से किसमें विपरीत प्रविष्टियां होती हैं। तो 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक में विपरीत प्रविष्टियां होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि कॉन्ट्रा एंट्री का लेखा किस बही में किया जाता है या कितने कॉलम वाली कैश बुक में किया जाता है। तो 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में ही कॉन्ट्रा एंट्री का भी लेखा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। चार्टर पार्टी का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो चार्टर पार्टी का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में किया जाता है, यानी कि निर्यात व्यापार में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। आयात व्यापार होता है, एक आंतरिक व्यापार होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। तो विदेशी व्यापार अपने होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के। एक होता है निर्यात व्यापार जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और एक होता है आयात जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं, और एक होता है पुनर्निर्यात व्यापार, शायद इसको इंट्रा स्टेट सेल या कुछ नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमारे विदेशी व्यापार पाए जाते हैं, और सामान्य तौर पे जो व्यापार की संख्या है वो 2 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था, यानी कि ये MBO की बात हो रही है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ये किसके द्वारा प्रसारित किया गया था, इसके रचयिता कौन थे। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित करने वाले हमारे कौन थे, हमारे थे पीटर F. ड्रकर साहब थे। और इन्हीं की एक बुक इसमें लिखा गया था। इसी बुक में ही इस बात को लिखा गया है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या नाम है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के जो लेखक हैं वो कौन है, वो अपने हैं द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसके जो लेखक हैं या इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाले अपने पीटर F. ड्रकर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 17 है कि प्रबंध की आवश्यकता है, यानी कि ऐसा कौन सा वो लेवल है, ऐसा कौन सा स्तर है कि जहाँ पे प्रबंधकों की सलाह मशवरे की या मैनेजमेंट की नीड होती है। ठीक है, आइए लेवल को देख लेते हैं। ये अपना आ गया, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि लोअर लेवल पे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मिडिल लेवल पे, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ये अपना टॉप लेवल है और ये अपना मिडिल लेवल है। तो प्रबंध की जो आवश्यकता होती है, जो नीड होती है, वो टॉप लेवल और मिडिल यानी कि तीनों पे होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को कैसी लगी है तो यार फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इतना आप कर दो कम से कम अभी के अभी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू देखते हैं। 18 क्या है कि टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक काम करता है। टेलर साहब ने जो टोली नायक अपने विचार दिया था, तो उसमें वो टोली नायक जो लोग होते हैं वो किस काम को अंजाम देते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाती है, आदेश व निर्देश दिया जाता है, उपकरण व मशीनें तैयार की जाती हैं, उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक काम जो करता है वो करता है उपकरण व मशीनें तैयार करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि द्विकारक सिद्धांत का, या ठीक है, प्रेरणा के दो कारक या अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत का, या द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ये हमारा हर्ज़बर्ग होगा। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये अपना हर्ज़बर्ग साहब ने जो है प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट की, इस वीडियो का, कि मंदी के बाद क्या आती है। यानी कि जब आपके कारोबार में बहुत मंदी आ जाती है, आपका माल बिकने से रह जाता है जबकि बिक जाना चाहिए था, और आपकी पूंजी सारी फंसी होती है, तो मंदी के बाद क्या आता है। तो मंदा जब आप पड़ता है आपके पास, तो आपको क्या होती है, आपको टेंशन होती है। ठीक है, क्या होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है। तो इसके में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कि मंदी के बाद जो आती है वो अवनति आती है, यानी कि टेंशन होती है। तो ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।